हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 10 जून 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन ने किस देश को ब्लैक लिस्ट किया है? आंसर हो जाएगा इजराइल। तो अभी हाल ही में इजराइल को यूनाइटेड नेशन के द्वारा ब्लैक लिस्ट किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप नोट जरूर करिएगा। अच्छा, फिलिस्तीन की बात आई है तो अभी फिलिस्तीन को स्लोवेनिया, नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड देश ने एक देश के रूप में मान्यता दी है। मालदीव ने अभी हाल ही में इजरायली पासपोर्ट धारकों पर प्रतिबंध लगाया है, यानी जिन व्यक्तियों के पास इजरायली पासपोर्ट होगा उनको बैन किया है मालदीव देश ने। स्पेन अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना है। इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि यूनाइटेड नेशन ने इजराइल को ब्लैक लिस्ट क्यों किया है। तो आप सभी को पता है कि गाजा में हमास और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है और यूनाइटेड नेशन का कहना यह है कि इस युद्ध में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, जिसके कारण इजराइल को ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है और हमास को भी ब्लैक लिस्ट किया गया है। इससे पहले यूनाइटेड नेशन ने रूस, अफगानिस्तान, इराक, म्यांमार, सीरिया, यमन, सोमालिया, ISIS को और अलकायदा को भी ब्लैक लिस्ट किया हुआ है। बात करते हैं इजराइल की। तो इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है इसकी जेरूसलम और राष्ट्रपति हैं इसहाक हर्जोग। प्राइम मिनिस्टर हैं कौन? बेंजामिन नेतन्याहू। आपको याद होगा कि जब 2023 में गाजा में हमास और इजराइल के बीच युद्ध हुआ था तो उस समय वहां से भारतीयों को निकालने के लिए भारत के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन अजय। काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप नोट कर सकते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड हैं। तो अभी हाल ही में भारत के टेलीमेट्रिक्स विकास केंद्र यानी C.DOT को WSIS 2024 चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस 6 जून को मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रही हैं रुचिरा कंबोज, तो वो अभी हाल ही में रिटायर हो गई हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 मई को मनाया गया है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र ने अभी हाल ही में 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया है, यानी अब 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाएगा। अभी हाल ही में भारत की गीता सभरवाल को इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है। कमल किशोर को संयुक्त राष्ट्र के आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रयासों के लिए एक विशेष प्रतिनिधि के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो ये सभी करंट अफेयर्स आप नोट कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। और आपको याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र में कितने मेंबर हैं? 193 मेंबर हैं। और संयुक्त राष्ट्र में कौन कौन सी भाषाएं हैं, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी हैं? तो अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। तो ये इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी। तो लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी जी। इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू भी लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने थे। तो इस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था जिसमें नरेंद्र मोदी जी सहित 72 मंत्रियों ने शपथ ली है। इस बात को आप याद रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को शपथ किसने दिलाई है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। और पीएम मोदी किस लोकसभा सीट से चुनकर आए हुए हैं? तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश की जो वाराणसी लोकसभा सीट है वहां से वो चुनकर आए हुए हैं। पीएम मोदी पहली बार 2014 में और दूसरी बार 2019 में प्राइम मिनिस्टर बने थे और अब तीसरी बार 2024 में प्राइम मिनिस्टर बने हैं। उन्होंने अक्टूबर 2021 से मई 2024 तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किया हुआ है और यह गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। आजादी के बाद पैदा होने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। इनका जन्म हुआ था 17 सितंबर 1950 को
और पीएम मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। अच्छा, जब तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का शपथ ग्रहण हुआ है तब कौन कौन से विदेशी नेता आए थे? तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू, ये सभी विदेशी नेता आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शपथ ग्रहण में। चलिए प्रधानमंत्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए संविधान में किसी विशेष प्रक्रिया का प्रावधान नहीं किया गया है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 75 में ये उल्लेख किया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। यानी कि प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति से संबंधित कोई विशेष प्रावधान नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन आर्टिकल 75 में ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाएगी। इसके अलावा आर्टिकल 74(1) में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। तो ये प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। आपको याद रखना है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई जाती है। शपथ का वर्णन भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में किया गया है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री का जो मंत्रिमंडल होता है उसमें कितनी संख्या हो सकती है? तो मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की संख्या का 15% होगी। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। आपको याद रखना है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों के द्वारा लिए गए सभी निर्णयों के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी को बताते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तथा सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वह 16 वर्ष 286 दिन भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? गुलजारी लाल नंदा, जो कि 1964 में बने थे। और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन रही हैं? इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री बनने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति यानी 81 वर्ष की उम्र में तथा पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? मोरारजी देसाई। एकमात्र प्रधानमंत्री जिसने संसद का सामना नहीं किया है, आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले कौन है? राजीव गांधी, 40 वर्ष की उम्र में। अविश्वास प्रस्ताव के बाद पद छोड़ने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन है? बीपी सिंह। दक्षिण भारत से प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री कौन रहे? अटल बिहारी वाजपेयी। 1996 में वो 13 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बने थे। तीसरी बार पीएम की शपथ लेने वाले गैर कांग्रेसी कौन थे? नरेंद्र मोदी जी। और प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। ये 1998 से 2004 तक प्रधानमंत्री रहे हैं। और भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएनबी मेटलाइफ इंडिया के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में समीर बंसल पीएनबी मेटलाइफ इंडिया के एमडी और सीईओ बने हैं। राकेश रंजन एसएससी के अभी हाल ही में अध्यक्ष बने हैं। शाहरुख खान मुथूट पप्पाचन ग्रुप के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और दिलीप संघानी इफ्को के नए अध्यक्ष बने हैं। अच्छा, बात करते हैं पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस की। तो उसके अभी हाल ही में एमडी और सीईओ बने हैं समीर बंसल। आपको याद रखना है कि जो पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है यह पंजाब नेशनल बैंक की इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है, यानी पंजाब नेशनल बैंक की इंश्योरेंस कंपनी का क्या नाम है? पीएनबी मेटलाइफ इंडिया। और उसी के एमडी और सीईओ बने हैं समीर बंसल। बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की यानी पीएनबी की। तो इसके संस्थापक हैं दयाल सिंह मजीठिया और लाला लाजपत राय। और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 19 मई 1894 को। इस बात को आप याद रखिएगा। मुख्यालय कहाँ है इसका? दिल्ली में। गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? केजी अनंत कृष्णन। और एमडी और सीईओ हैं अतुल कुमार गोयल। तो ये बेसिक जानकारी पंजाब नेशनल बैंक के बारे में आप याद रखिएगा। हाल ही में की गई कुछ प्रमुख नियुक्तियां भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आदित्य रॉय कपूर बिसलरी लिमोनाटा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। कमल किशोर सोवन कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ईएसआईसी के महानिदेशक बने हैं। राकेश मोहन जोशी भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के कुलपति बने हैं। सुशील कुमार सिंह दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं। पीवी सिंधु को तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है।
और इदा सिसा नोंगरांग मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी हैं। और एन चंद्रशेखरन अभी हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीरंदाजी एशिया कप 2024 के स्टेज 3 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? आंसर हो जाएगा 5 मेडल जीते हैं। तो अभी हाल ही में 2024 तीरंदाजी एशिया कप का आयोजन साउथ कोरिया के सुवॉन शहर में किया गया है और इसका आयोजन 4 से 9 जून 2024 तक किया गया है। और इससे पहले इसका पहला चरण आयोजित किया गया था फरवरी में इराक के बगदाद शहर में, और इसका दूसरा चरण होना था थाईलैंड में, लेकिन वो कैंसिल कर दिया गया था और तीसरा चरण अब साउथ कोरिया में आयोजित किया गया था। तो अच्छा, भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं इस बात को आप याद रखिएगा। 5 मेडल जीते हैं, जिसमें से 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो कुमुद सैनी ने गोल्ड मेडल जीता है। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि तीरंदाजी विश्व कप 2024 के स्टेज 3 में भारत की तरफ से गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो कुमुद सैनी ने जीता था और इन्होंने महिला कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल हासिल किया था। बाकी सिल्वर मेडल महिला कंपाउंड टीम और मिश्रित कंपाउंड टीम ने जीता है। ब्रॉन्ज मेडल पुरुषों की कंपाउंड टीम और महिला रिकर्व टीम ने जीता है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा। केदार जाधव ने अभी हाल ही में क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। दिनेश कार्तिक ने भी संन्यास लिया है क्रिकेट से। AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा वेलायन सुबैया को। तो वेलायन सुबैया को EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो सिद्धलिंग पट्टन सेट्टी को गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप अभी हाल ही में प्रदान की गई है। पवन सिंधी ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड पाने वाले व्यक्ति बने। चलिए इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो भारतीय उद्यमी हैं वेलायन सुबैया, तो उन्हें EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है और वह यह पुरस्कार जीतने वाले चौथे इंडियंस बने हैं। इससे पहले NR नारायण मूर्ति और उदय कोटक और किरण मजूमदार को भी यह पुरस्कार मिल चुका है। चलिए कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस करते हैं। जैसे आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 पाबू लुरी सुब्बा राव को प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार 2024 डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल को प्रदान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 मीना चरंदा को दिया गया है। हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार कृष्ण प्रकाश को प्रदान किया गया है और स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग वी का खिताब बृहत सोमा को दिया गया है। UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड मेजर राधिका सेन को दिया गया है और कांस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अनुसुईया सेन गुप्ता को प्रदान किया गया है। कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस देश में हुआ था? आपको याद रखना है, इसका आयोजन फ्रांस में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी एयरपेन वैक को दिया गया है, जो कि जर्मनी की थी। WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार निमहांस नामक संस्था को दिया गया है। साहित्य अकादमी फेलोशिप अभी हाल ही में रस्किन बॉन्ड को प्रदान की गई है और यूनेस्को गिलर्मो कैनो पुरस्कार 2024 जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, यह दिया गया है गाजा में फिलिस्तीनी पत्रकारों को। क्वेश्चन है, भारत और कौन सा देश मिलकर तृष्णा मिशन लॉन्च करेगा? आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो भारत और फ्रांस मिलकर के तृष्णा मिशन लॉन्च करेंगे। यहां पर बात आई है अमेरिका की। तो भारत और अमेरिका की स्पेस एजेंसियों ने मिलकर के निसार उपग्रह तैयार किया है। जर्मनी की बात आई है तो जर्मनी ने अभी हाल ही में कैनाबिस के पौधे के उपयोग को वैध बताया है। कैनाबिस मतलब जो गांजा का पौधा होता है उसके उपयोग को वैध बताया गया है जर्मनी में। रूस की बात करें तो रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना है पिछले साल। चलिए इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो ये जो तृष्णा मिशन है ये भारत और फ्रांस का तीसरा संयुक्त मिशन है, यानी तीसरी बार भारत और फ्रांस मिलकर के किसी मिशन को लॉन्च करेंगे। तो भारत की स्पेस कंपनी है इसरो और फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज यानी CNES, तो ये दोनों मिलकर के तृष्णा मिशन लॉन्च करेंगे। तृष्णा मिशन का
उद्देश्य क्या है? तो पृथ्वी के तापमान की निगरानी करना। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि भारत और फ्रांस दोनों मिलकर के तृष्णा मिशन लॉन्च कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है पृथ्वी के तापमान की निगरानी करना। इससे पहले इसरो और CNES दोनों मिलकर के 2 मिशन और लॉन्च कर चुके हैं। तो 2011 में मेगा ट्रॉपिक्स मिशन लॉन्च किया था भारत और फ्रांस ने, और 2013 में सरल अल्टिका मिशन लॉन्च किया था। और अब तीसरा मिशन कौन है? मिशन तृष्णा। चलिए साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश के शोधकर्ताओं ने बनाया है? जापान के। दक्षिण कोरिया ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी कासा की स्थापना की है। तो कासा नाम की अंतरिक्ष एजेंसी साउथ कोरिया ने बनाई है। चाइना का जो चांगई 6 मिशन था, ये चंद्रमा पर अभी हाल ही में लैंड हुआ है। इसरो और विप्रो 3D ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का अभी हाल ही में सफल परीक्षण किया है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्पेस रॉकेट इंजन अभी हाल ही में अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अग्निकुल कॉस्मोस भारत की एक निजी स्पेस कंपनी है, इस बात को आप याद रखिएगा। और अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा अभी हाल ही में अग्नि बाण रॉकेट को लॉन्च किया गया था, यानी उसका परीक्षण किया गया था। गोपी थोटाकुरा पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बने हैं, इस बात को आप नोट कर सकते हैं। तो ये हैं गोपी थोटाकुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामोजी राव का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह एक मीडिया उद्यमी, फिल्म निर्माता, व्यवसायी थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अभी हाल ही में रामोजी राव का निधन हो गया है। वह रामोजी समूह के प्रमुख थे। रामोजी समूह के पास विश्व की सबसे बड़ी फिल्म निर्माण सुविधा है, जिसे रामोजी फिल्म सिटी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा रामोजी समूह के द्वारा इनाडू अखबार और ETV नेटवर्क भी चलाया जाता है। उन्होंने तेलुगु सिनेमा में अपने काम के लिए 4 फिल्म फेयर पुरस्कार, 5 नंदी पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त किए हुए थे। 2016 में रामोजी राव को पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। रामोजी फिल्म सिटी के नाम एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स है। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे विलियम एंडर्स का निधन हुआ है, तो यह पूर्व अमेरिकी एस्ट्रोनॉट थे। एजेटी जॉनसन का निधन हुआ है, ये वन्यजीव जीव विज्ञानी थे। रिचर्ड एम शेरमैन का निधन हुआ है, यह एक गीतकार थे। एन वाघुल का निधन हुआ है, ये ICICI के पूर्व अध्यक्ष थे। और मालती जोशी का निधन हुआ है, ये प्रसिद्ध लेखिका थी। कमला बेनीवाल, ये आप देख सकते हैं, तो ये गुजरात की पूर्व राज्यपाल थी। इनका संबंध राजस्थान राज्य से था, तो इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। एलिस मुनरो का निधन हुआ है, यह एक प्रसिद्ध लेखिका थी। सुरजीत पातर का निधन हुआ है, ये पंजाबी कवि और लेखक थे। संगीत सिबन का निधन हुआ है, ये फिल्म निर्माता थे। तो ये सभी निधन आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज किस देश में खोला गया है? आंसर हो जाएगा इसका हंगरी। तो हंगरी देश में अभी हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज खोला गया है। चिली की अगर हम बात करें तो चिली में अभी हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया गया है। और दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर प्रतियोगिता के लिए स्विमिंग पूल भूटान में बनाया गया है। UAE की बात करें तो UAE के दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो हंगरी के स्टोटर्ली जोजुली में पैदल यात्रियों के लिए दुनिया का सबसे लंबा 2 तरफा सस्पेंशन ब्रिज खोल दिया गया है। इसकी लंबाई है करीब 800 मीटर और चौड़ाई है 1.2 मीटर। यह ब्रिज बार हिल और जार हिल के बीच बनाया गया है और यह ब्रिज जमीन से 80 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो आपको केवल याद रखना है कि हंगरी देश में पैदल यात्रियों के लिए दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज खोला गया है। हंगरी की अगर हम बात करें तो यह मध्य यूरोप में स्थित एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। राजधानी है इसकी बुडापेस्ट। करेंसी है फॉरेंट। राष्ट्रपति हैं तामस सुल्योक। यहाँ पर आप हंगरी की लोकेशन देख सकते हैं, ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 में जीतने वाली सबसे कम आयु की आदिवासी महिला कौन बनी है? तो उनका नाम है प्रियंका जार-की होली। तो प्रियंका जार-की होली 2024 में जीतने वाली यानी सांसद बनने वाली सबसे कम आयु की आदिवासी महिला बनी है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें चंद्राणी मुर्मू, तो चंद्राणी मुर्मू लोकसभा चुनाव 2024 में
सबसे कम उम्र की सांसद बनी थी। इनका संबंध ओडिशा राज्य से था और ये बीजू जनता दल पार्टी से थी। यहां पर बात आई है हेलेन मैरी रॉबर्ट्स की, तो यह पाकिस्तान में ब्रिगेडियर के पद पर पहुंचने वाली पहली ईसाई महिला अभी हाल ही में बनी है। जेंस्टा कल्याण ये भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है। प्रियंका जारकीहोली ने अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव 2024 जीता है। वह कर्नाटक की चिक्कोडी लोकसभा सीट से सांसद बनी है। उनका संबंध कांग्रेस पार्टी से है और आपको याद रखना है कि प्रियंका जारकीहोली ने मौजूदा सांसद और बीजेपी नेता अन्ना साहेब जोले को हराया है। 4 जून 2024 को, यानी जिस दिन लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए थे, उस दिन उनकी उम्र 27 साल 1 महीने और 18 दिन थी। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी लोकसभा सीट से निर्वाचित होने वाले पुष्पेंद्र सरोज, ये आप देख सकते हैं, ये पुष्पेंद्र सरोज, तो ये 18वीं लोकसभा के सबसे युवा सांसद बने हैं। उनकी उम्र 25 वर्ष 3 महीने है और 82 वर्ष की डीएमके पार्टी के सांसद हैं टी.आर. बालू, तो वो 18वीं लोकसभा के सबसे बुजुर्ग सांसद बने हैं। तो जो अभी लोकसभा गठित हुई है, ये 18वीं लोकसभा है, तो उसके सबसे बुजुर्ग सांसद हैं टी.आर. बालू और सबसे यंगेस्ट सांसद हैं पुष्पेंद्र सरोज। पुष्पेंद्र सरोज समाजवादी पार्टी से रिलेटेड हैं और ये जो टी.आर. बालू हैं ये डीएमके पार्टी से रिलेटेड हैं। टी.आर. बालू तमिलनाडु की श्री पेरुम्बदूर सीट से जीतकर आए हुए हैं। बिहार की समस्तीपुर लोकसभा सीट से सांभवी सिंह जीत करके आई हैं, तो वह बिहार की सबसे कम उम्र की सांसद बनी है। 4 जून 2024 को उनकी उम्र थी 25 साल 11 महीने और 20 दिन। इस पॉइंट को भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्ड फ्लू वायरस के कारण पहली बार किसी व्यक्ति की मौत किस देश में हुई है? आंसर हो जाएगा मैक्सिको में। तो मैक्सिको में अभी हाल ही में बर्ड फ्लू के कारण एक व्यक्ति की मौत हुई है। तो ये पहली बार हुआ है कि जब किसी व्यक्ति की मौत बर्ड फ्लू वायरस के कारण हुई है। अच्छा, चाइना की बात आई है तो दुनिया में पहली बार गंभीर लीवर कैंसर से पीड़ित व्यक्ति के लीवर को सुअर के लीवर से प्रत्यारोपित किया गया है। अमेरिका की बात आई है तो दुनिया के पहले सुअर किडनी ट्रांसप्लांट मरीज की अभी हाल ही में मौत हो गई है। चलिए इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो WHO के द्वारा अभी हाल ही में बर्ड फ्लू के कारण पहली इंसानी मौत की गई है मैक्सिको में। तो मैक्सिको में एक व्यक्ति की H5N2 वायरस से मौत हुई है और ये जो H5N2 वायरस है ये बर्ड फ्लू के लिए उत्तरदायी वायरस है, यानी कि इसी के कारण बर्ड फ्लू होता है। चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं, फिर जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे एक क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी कौन बनी है? अमरावती। शेख सबा खालिद अल सबा किस देश के नए युवराज बने हैं? कुवैत। राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, तो किस राज्य में किया गया है? सिक्किम में। नागी और नकटी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है जिन्हें रामसर साइट में शामिल किया गया है? बिहार। भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा किस राज्य में शुरू किया गया है? उत्तराखंड में। भारत, अमेरिका, कोरिया और जापान ने किस संगठन के साथ मिलकर बायो फार्मास्यूटिकल संघ बनाया है? यूरोपीय यूनियन। टाइगर रिजर्व के भीतर भारत का पहला बायोस्फीयर किस राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य कौन कौन बने हैं? डेनमार्क, पाकिस्तान, ग्रीस, पनामा और इसके बाद आपको याद रखना है कि सोमालिया भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य चुना गया है। किस देश में अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है? नेपाल। दुनिया की सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? माइक्रोसॉफ्ट। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे कुछ रक्षा उपकरण, जैसे हेलिना क्या है? तो यह एक टैंक रोधी मिसाइल है और इसे भारत में डेवलप किया गया है। चिनूक क्या है? तो यह एक हेलीकॉप्टर है और इसे अमेरिकी कंपनी बोइंग ने डेवलप किया है। बराक 8 क्या है? तो यह सरफेस टू एयर मिसाइल है और इसे DRDO और इजराइल ने डेवलप किया है। INS बेला क्या है? तो यह स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी है और इसे फ्रांस ने डेवलप किया है। राफेल क्या है? तो यह एक लड़ाकू विमान है और इसे फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है। S-400 क्या है? तो यह एक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे रूस के द्वारा डेवलप किया गया है। पिनाक क्या है? तो यह एक रॉकेट है और यह भारत में डेवलप किया गया रॉकेट है। INS कलवरी क्या है? तो यह स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी है और यह भारत में ही निर्मित की गई है। अपाचे क्या है? तो यह लड़ाकू हेलीकॉप्टर है और इसे अमेरिका में डेवलप किया गया है।
तो ये सभी रक्षा उपकरण आप नोट कर सकते हैं। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है या किस राज्य में स्थित है, तो आंसर था इसका तमिलनाडु। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर तमिलनाडु बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, डेली क्विज ये सभी मिल जाएगा। मई 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। इसके अलावा 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको ऐप पर मिल जाएगी। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें।